सभी को नमस्कार। कल हमने गुप्तकालीन कला के बारे में अध्ययन किया था। इतिहास विषय की इस कड़ी में प्रथम श्रेणी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में हमारी ये क्लासें चल रही हैं, जो कि अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिनके सिलेबस में है उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान के बारे में हमने आज की इस क्लास में अध्ययन करना है। मैंने आपको कल बता दिया था कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो कला में एक पार्ट मैंने बताया था, दूसरा है साहित्य। इन दो जगहों से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं और आरपीएससी में इन दो जगहों से ही प्रश्न आता है। यूपीएससी में भी ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं। तो हमने कल ये पढ़ा था आर.डी. बनर्जी गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला या पुनर्जागरण काल कहता है। वो आर.डी. बनर्जी था। आर.डी. बनर्जी ने गुप्त युगीन कला को, उसने किसको कहा है? कला को। और मैक्स मुलर ने किसको कहा? गुप्त युगीन साहित्य को। इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए। वहां आर.डी. बनर्जी है, यहां पर कौन है? मैक्स मुलर। आज फिर दोहरान कर देता हूं, पूर्व में मैंने जो बातें बताई, मौर्यकालीन स्तंभों को अच्छे से देख लेना, स्तूप देख लेना, चबूतरे पर बनते हैं या धरातल पर। स्तूप जो हैं वो किस चीज के बनते हैं? स्तंभ जो हैं वो किस चीज के बनते हैं? स्तंभों पर लेख होते थे या नहीं होते थे? इस तरह की सारी चीजें आपको अच्छे से अध्ययन कर लेनी है। गुप्तकालीन उच्च वर्ग के लोग संस्कृत व निम्न वर्ग तथा महिला वर्ग के लोग जो थे प्राकृत भाषा बोलते थे। निम्न वर्ग तथा महिला वर्ग, यहाँ से ये तय हो जाता है कि गुप्त काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में काफ़ी निम्नता हमें देखने को मिलती है। पर हमारे ये टॉपिक समाज हमारे जो है सिलेबस में नहीं है, प्रथम श्रेणी के प्रथम प्रश्न पत्र में, तो उस पर हम जिक्र नहीं करेंगे। तो संस्कृत भाषा का क्लासिकी युग हम इसको मान सकते हैं। आपको पता है गुप्त काल को साहित्य, कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। और यह स्वर्ण काल किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को साहित्य और कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा है। इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से पूर्व जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पहली बार पूछा गया था कि स्वर्ण काल तो सबको ही पता है, क्लासिकी युग, पर कहा किसने? के.एम. मुंशी ने। ये बात हो गई। तो संस्कृत की दृष्टि से भी इसको क्लासिकी युग मान सकते हैं, एक स्वर्ण काल मान सकते हैं। निम्न वर्ग व महिला वर्ग के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। संस्कृत को चूंकि राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था और गुप्तों के समस्त जो लेख हैं वो संस्कृत में देखने को मिलते हैं। गुप्तों के समस्त लेख जो हैं वो किस में हैं? संस्कृत भाषा में हैं। रामायण महाभारत व पुराण का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, रामायण महाभारत का अंतिम रूप से संकलन जो है वो किस काल में होता है? तो हमें ये सीधा सीधा है, रामायण है, महाभारत है या बहुत सारी कुरीतियां हैं, वो किस काल में देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है गुप्त काल के दौरान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अब हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल आराम से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हाँ जी, रामायण महाभारत पुराण इनका अंतिम रूप, या ऐसे भी लिखा जाता है महाभारत का वर्तमान स्वरूप कब जो बना, तो महाभारत अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया?
तो ये चीज़ें जो हैं पूछी जा सकती हैं। तो सामान्य सामान्य बातें हैं। तो ये किस काल की है? ये है गुप्त काल की। नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति, ये सब स्मृतियां जो हैं वो किस काल की हैं? ये हैं गुप्त काल की। किस काल की है? गुप्त काल की। कवियों का काल, इस काल को देखिए कवियों का काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जानते हैं हम इसको? कवियों के काल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय बहुत सारे जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि हमें, जिनके नाम है हरिसेन, वत्स भट्टी, वासुल, वीरसेन। वासुल का जिक्र बहुत कम किताबों में आता है, पर जब मैं इस चैप्टर को, इस चीज़ को तैयार कर रहा था, आप मान के चलिए 5-7 प्रकार की बुक्स से, उसमें 2-3 जो होती हैं किताबें वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की ली जाती हैं, उससे आपके लिए ये शॉर्ट जो है नोट्स तैयार किए जाते हैं बड़ी मेहनत के बाद। तो आप ईमानदारी से इसको पढ़ना है और भरोसा करके चलना है। वासुल का जिक्र मैंने यहाँ क्यों किया है, किताबों में नहीं किया जाता। वीरसेन, वत्स भट्टी, हरिसेन का ज़्यादा करते हैं इस काल में, लेकिन वो मैं बताता हूँ आगे। हरिसेन जो था, हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक भी था, कुमारामात्य भी था और महादंड नायक भी था। अब क्योंकि हमारे गुप्त काल का प्रशासन है नहीं, तो हमने इनके बारे में नहीं देखना कि ये कौन थे। सब्जेक्ट वाले या अन्य कंपटीशन वाले पढ़ेंगे, मान लो रीट वाले पढ़ें तो रीट वालों को तो इसको देखना पड़ेगा। प्रशासन में से अगर पूछता है तो कुमारामात्य, महादंड नायक, इनमें से पूछ लिया जाता है, सामान्य है। वीरसेन और दूसरा, हाँ, वीरसेन के बाद उस पर मंदसौर प्रशस्ति पर बात करेंगे। वीरसेन उदयगिरि गुहालेख, ये तो हम कला में पढ़ चुके हैं। उदयगिरि गुहालेख जिसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति, भगवान विष्णु जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचा रहे हैं, वो दिखाया गया है। तो उदयगिरि गुहालेख जो है वीरसेन ने लिखा। वीरसेन को इसमें महान कवि, पाटलिपुत्र का निवासी उदयगिरि गुहालेख में बताया गया है, जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मंदसौर प्रशस्ति। पहली बात तो सीधा सीधा आता है प्रश्न की मंदसौर प्रशस्ति के लेखक कौन है। मंदसौर प्रशस्ति 2 व्यक्तियों की है, वत्स भट्टी की भी है और वासुल की भी है। वत्स भट्टी की भी है और वासुल की भी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इनमें अंतर क्या है? वत्स भट्टी जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का, उसके समय का है। कहते हैं कि वत्स भट्टी ने 44 श्लोक की इस मंदसौर प्रशस्ति की जब रचना की, उस समय मालव संवत 529 था, एक सन दिया हुआ है। वत्स भट्टी क्या करते हैं? मंदसौर प्रशस्ति की रचना करते हैं। और इसी प्रशस्ति में एक तंतुवा, तंतुवा जो होता है, जिसको हम जुलाहा भी कह सकते हैं, इस वर्ग के लोगों द्वारा सूर्य मंदिर के लिए, एरण में जो सूर्य मंदिर बना था उसके निर्माण के लिए दान दिया गया था, उसका जिक्र मंदसौर प्रशस्ति में आता है। इसको दशपुर भी प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब वासुल कौन था? वासुल मालवा का शासक हुआ। यशोधर्मन, मुख्य गुप्त शासकों का जब पतन हो जाता है उसके बाद आता है। तो हालांकि गुप्त काल का है ये भी यशोधर्मन, क्योंकि गुप्त काल काफी बाद तक चलता है। आप मान लीजिए हर्षवर्धन का समय भी गुप्त काल के, क्योंकि उस समय भी उत्तरगुप्त शासक राज कर रहे थे इधर उधर। तो वासुल यशोधर्मन का दरबारी कवि था। इसने भी 9 श्लोक में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। तो मंदसौर प्रशस्ति के 2 लेखक हो गए, वत्स भट्टी और वासुल। वासुल की अलग है, वत्स भट्टी की अलग है।
जैसे इतिहास वाले जानते ही हैं, तारीख़ फिरोज शाही अफीफ़ की भी है और तारीख़ फिरोज शाही बरनी की भी है। तो अलग अलग एक ही नाम से अलग अलग रचनाएं हो सकती हैं। वसुबंधु जो था, वसुबंधु ने अभिधम्म घोष की रचना की। अब हम नाटकों में बात करते हैं। गुप्त काल के दौरान जितने भी नाटकों की रचना हुई वो सभी सुखांत थे और प्रेम प्रधान थे, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। कौन सा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, इसका मतलब क्या है? मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? यहां लिखता हूं मैं, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब मिट्टी की खिलौना गाड़ी। अब मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? अदरक, शूद्रक, शूद्रक लिखा ही हुआ है यहां पर। अब मृच्छकटिकम जो है ये अपवाद क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, एक तो अपवाद सुखांत थे सभी, ये दुखांत है। इसकी एंडिंग जैसे फिल्म वगैरह में कई बार है ना, हीरो हीरोइन जो है उनकी दुखांत एंडिंग दिखाई जाती है, उसी तरह इसका नायक कौन था? चारुदत्त ब्राह्मण था। नायक कौन है? चारुदत्त ब्राह्मण। और वसंत सेना जो थी इसकी प्रेमिका, वो एक गणिका थी, एक गणिका वैश्या थी। इन दोनों की प्रेम कहानी है मिट्टी की इस खिलौना गाड़ी में। इस मृच्छकटिकम में शूद्रक ने अपने इस नाटक का मुख्य पात्र या नायक किसको बनाया? एक आम आदमी को। किसको बनाया? आम आदमी को। लेकिन इसके अलावा जितने भी नाटक थे उसमें राजकीय जो सिस्टम है उससे जुड़ी हुई बातें, उससे संबंधित नायक नायिकाएं होती थी, लेकिन इसमें एक आम आदमी को। फिर एक अपवाद क्या हो गया? यह दुखांत नाटक है। तो ये सामान्य पात्र थे, इनको सामान्य भाषा प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कहानी किसमें है? मृच्छकटिकम नाटक में। लास्ट में इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं है, सैड मोड में चला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विशाखदत्त, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की। यह एक जासूसी ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस क्या है? जासूसी ग्रंथ है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी वर्णन मिलता है। हमने मौर्य काल में भी पढ़ा था कि मुद्रा राक्षस मौर्य काल की जानकारी देता है, पर यह मौर्यकालीन रचना नहीं है। यह किस काल की है? यह गुप्त काल की रचना है। यह एक जासूसी ग्रंथ है। फिर आता है विशाखदत्त ने दूसरा ग्रंथ लिखा, देवी चंद्र गुप्तम। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद एक शासक हमें देखने को मिलता है। उस शासक का नाम था अपने रामगुप्त। भाई गुप्तों में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक शासक देखने को मिलता है, रामगुप्त। उसका जिक्र देवी चंद्र गुप्तम, एक ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की जो रचना है उसमें उस शासक का वर्णन मिलता है कि लगभग 5-1 साल तक उसने राज्य 375 के बाद 380 तक उसका शासन था। एक तो इसकी बात है। दूसरी बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का वध किया और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह करवाया। देवी चंद्र गुप्तम में इस बात का जिक्र है। देवी हो गई कौन? ध्रुव देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। इसके बारे में इतनी, बस जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा, इससे बाहर नहीं रहेगा कुछ भी।
हाँ जी, अमरकोश एक रचना बहुत प्रसिद्ध, इसको संस्कृत का विश्वकोश भी कहा जाता है। अमर सिंह ने इसकी रचना की। बस अब तो किताबों के नाम रटने हैं। वात्स्यायन ने भाषा शास्त्र और कामसूत्र की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। दंडिन कवि है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास और मुख्य केंद्र, तो उसमें दंडिन, इसको हम पढ़ेंगे कांची विश्वविद्यालय में। भारवी, दंडिन, इनको कांची विश्वविद्यालय, इन्होंने साउथ इंडिया से शिक्षा प्राप्त की थी, पल्लवों की राजधानी जो कांची। तो दंडिन की रचना दश कुमार चरित और काव्य दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं। भारवी ने किरातार्जुनियम की रचना की, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। वत्स भट्टी ने रावण वध लिखा, रावण वध। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग लिखा। ये तो किताबें हैं, इसके बारे में अब क्या बताना। चंद्र गोमिनी ने चंद्र व्याकरण की रचना की। काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, एक मिनट, ये भारवी आ गया। भवभूति इसकी रचना थी। भय से भारवी, भय से भवभूति है। मालती माधव, मालती माधव, रामचरित और उत्तर रामचरित, ये रचनाएं भवभूति। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एक मिनट, ये है महावीर चरित, महावीर चरित। चलिए, अब स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं आगे। बस मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। मुख्य रचनाएं मैंने आपको एक सार रूप में काफ़ी किताबों का सारांश निकाल के आपको दे दी है लिख के। अब आपने क्या काम करना है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट पढ़ने में दिक्कत है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी मेरे को बता देना। सिद्धसेन ने न्यायावतार ग्रंथ लिखा। अब हम भारत के शेक्सपियर कालिदास की बात करते हैं। कालिदास की रचनाओं को बांट के पढ़ना है। कालिदास ने खंड काव्य भी लिखे, कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे। ये इधर उधर हो गया ना, ये महाकाव्य यहां आना था, और कुछ नाटक भी हैं। तो कालिदास के गीति काव्य या खंड काव्य कौन कौन से हैं? ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार और मेघदूत ये कालिदास के खंड काव्य हैं। ये आप एक बार, हालांकि ये जो बात है मैं बता देता हूं यहां क्यों लिखी है। ये लिखी गई है कि इस ग्रंथ की रचना कालिदास ने, ये प्रवरसेन द्वितीय था। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का जो राजा था, उसके दरबार में कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। इतनी बात है। तो खंड काव्य में प्रारंभिक रचना कौन सी है? गीति काव्य में ऋतु संहार। और प्रसिद्ध कौन सी है? मेघदूत, जो कि वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में कालिदास ने दक्षिण भारत में जाकर लिखी थी। फिर बात आती है महाकाव्यों में। महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? रघुवंशम। रघुवंशम क्या है? सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? रघुवंशम।
जिसमें 19 सर्ग उसके पार्ट मान लो आप, यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन है। इक्ष्वाकु का अर्थ होता है डाकू, इक्ष्वाकु डाकू। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे, पल्लवों से पहले ये थे, उसके बाद पल्लवों का शासन आया। सातवानों इधर सातवान थे तो उधर इक्ष्वाकु वंश के लोग थे। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो इक्ष्वाकु वंश के बाद जो है पल्लव आते हैं। तो उन 40 इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का जिक्र, सामान्य बात आपको ये देख लेनी है भाई। अगर एग्जामिनर डीप भी जाता है तो ये बातें मैंने इसी हिसाब से लिखी हुई हैं, मुख्य मुख्य निकाल के। भाई अगर गहराई में जाता है तो यहां तक जाएगा। कुमार संभव, पहला है रघुवंशम। तो अगर आपको महाकाव्य याद रखने हो तो महाकाव्य क्या है? रघु कुमार, रघु कुमार का महाकाव्य, ऐसे बस लिखना है बार बार, रघु कुमार का महाकाव्य। तो महाकाव्य कौन से होंगे? रघु से रघुवंशम, कुमार से कुमार संभव। इसमें शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है और यह 17 सर्ग में है। जो सर्वश्रेष्ठ है वो 19 में है। जो दूसरा महाकाव्य है कुमार संभव वो 17 सर्ग में है, पहले वाला 19 में है। शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा इसमें दी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास के नाटकों की बात करते हैं। मैंने कल जिक्र किया था कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया, 3 नाटक दे दिए उसने, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, 1-2 और नाटक लिख दिए और एक उसमें लिख दी थी हर्षचरित। तो प्रश्न सीधा ही कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम भी जैसे एक नाटक है ना, कुछ नाटक ये लिखे, आगे भी कुछ नाटकों का जिक्र आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नाटक है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा खंड काव्य गीति काव्य एक ही हो गया है ना, कौन सा महाकाव्य और कौन सा नाटक है, ये हमें ध्यान रखना है। मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास का प्रथम नाटक था। जैसे खंड काव्य में प्रथम रचना ऋतु संहार और नाटकों में सर्वश्रेष्ठ रघुवंशम, नाटक में महाकाव्य में सर्वश्रेष्ठ रघुवंशम, उसी तरह नाटकों में सर्वश्रेष्ठ तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, पर प्रथम नाटक कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम। एक इसमें प्रश्न प्रथम नाटक हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें किस वंश के राजकुमार की बात की? शुंग वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश आया था, उस वंश के अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग था, उसके भाई अग्निमित्र और उसकी प्रेयसी, उसकी प्रेमिका मालविका की कहानी दी हुई है। तो नाटकों में हमने ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया, नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान थे। तो प्रेम कहानियां जो है भरी पड़ी है इन नाटकों में। विक्रमोर्वशीय जो नाटक है उसमें भी प्रणय कथा है, प्रेम कथा है। किसकी? ये उर्वशी एक अप्सरा थी, उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा इस नाटक में उर्वशी की। उर्वशी रौतेला नहीं, ये जो अपने मिस वर्ल्ड बनी थी उर्वशी रौतेला, वो नहीं है, ये कोई और है। तो उर्वशी की कहानी किसमें है? विक्रमोर्वशीय में। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जिसका जो अंश जो है वो महाभारत से लिया गया है। इसमें किसकी कहानी है? इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, प्रेम कहानी है ये भी, दुष्यंत और शकुंतला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत उधर आ गया, ये शकुंतला इधर नीचे रह गई। हालांकि दोनों एक ही है, इनको अलग अलग नहीं करना हमें। हाँ जी, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी किसमें है? कालिदास के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम
इसमें जिक्र किया गया। भास, कवि भास ने स्वपन वासव दत्ता, यह भी नाटक है। अब मान लो नाटक ही दे दे वो, मृषकटिकम दे दे, फिर इधर स्वपन वासव दत्ता दे दे, और एक मालविका अग्निमित्र दे दे, और एक कोई सामान्य रचना दे दे, है ना, तो वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं है। तो नाटकों को भी, महाकाव्यों को, ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। मैटर तो यही है और सबको मिलेगा भी ये। अब मैंने पढ़ा दिया, सबने ये पढ़ भी लिया, लेकिन आपको पता है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ये बात लगभग सभी ने सुनी होती है। तो ढंग आपका तरीका, आपने ये सोचना है कि एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है, किस बात को किस तरह से। अब आपका काम पता क्या रहता है, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स की। हम क्या करेंगे, स्वपन वासुदत्ता भास की रचना, स्वपन वासुदत्ता भास की रचना। अब वो पूछ ले क्या है ये, कोई कहानी है, कोई नाटक है, कोई महाकाव्य है, खंड काव्य, तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने आगे वाली बात पे ध्यान ही नहीं देना होता। तो यह प्रथम संपूर्ण नाटक है, जो नाटक की संपूर्ण विशेषताएं जो होती है वो इसमें समाहित है। सुबंधु ने वासवदत्ता लिखा, ये स्वपन वासवदत्ता है, सपने वाली वासवदत्ता है, ये सीधी वासवदत्ता है, सुबंधु ने लिखी। चलिए, साहित्य कंप्लीट। अब हम विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान में आपको ध्यान है कि मुख्य आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, इस पर ही प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। आर्यभट्ट एक ज्योतिष थे, खगोल वैज्ञानिक थे, महान गणितज्ञ थे। जन्म हालांकि कोई मायने नहीं रखता, पर प्रश्न अगर उसने क्रमानुसार किसके बाद कौन सा आया, तो वो आर्यभट्ट के बाद कौन आता है, वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त है, फिर भास्कर प्रथम है, फिर भास्कर द्वितीय है। तो उनको क्रमानुसार करने के लिए ये जो सन बहुत जरूरी है। 476 भी लिखा आता है, 480 भी लिखा आता है। तो 476 में जन्म होता है, कहां पर, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में। तो अब आपको ध्यान हो जाना चाहिए, पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम कुसुमपुर भी मिलता है। गणित में आर्यभट्ट का योगदान जो है वो क्या रहता है कि उन्होंने खगोल व गणित को अलग अलग किया था, दोनों को अलग विषय खगोल। इसीलिए अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने का बढ़िया तरीका क्या हो गया कि गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान है और खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान है। तो ग्रह नक्षत्रों के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, पृथ्वी धुरी पर घूमती है या नहीं घूमती है, वो बातें होंगी, तो वो सारी खगोल विद्या की। कोई सूत्र दिया है, कोई समस्या का हल का कोई जुगाड़ लगाया, वो सारी गणित क्षेत्र में। बीज गणित का जनक माना जाता है आर्यभट्ट को। पाई का मान दिया, वो पाई होती है ना 3.172, वो जो आगे जो होता है 142 या 172, तो वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, वो पाई का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रणाली, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आर्यभट्ट ने दिया था। दशमलव प्रणाली विधि और त्रिभुज का सूत्र निकालना, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया था। खगोल विद्या में आर्यभट्ट का योगदान, हाँ जी, खगोल विद्या में आर्यभट्ट का क्या योगदान रहता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये कहा, हमें बताया कि पृथ्वी जो है वह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है। उसने बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है।
अक्ष और कक्ष दोनों पर घूमती है। जब हम धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण को पढ़ते हैं, इतिहास वाले विद्यार्थी, उनके लिए बात कहता हूं, तो चर्च ने यह कहा था कि पृथ्वी जो है पापों का बहुत बोझ है, इसीलिए वो एक जगह पर खड़ी हुई है और बाकी सारे ग्रह जो हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर कोपरनिकस अपनी धारणा देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं रुकी हुई, वो चल रही है। तो चर्च इसीलिए उनके खिलाफ हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो पुनर्जागरण था, लोग जाग चुके थे। तो खगोल विद्या में योगदान में हम पढ़ेंगे पृथ्वी गोल है, वह अपनी दूरी पर घूमती है, सूर्य केंद्र में है। सूर्य व चंद्र ग्रहण की सही व्याख्या अगर किसी ने सर्वप्रथम दी तो पाई का मान देने वाले, दशमलव प्रणाली बताने वाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देने वाले, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में 476 को जन्मे आर्यभट्ट ने दी। सौर वर्ष बताया इन्होंने, साइन या जया, साइन या जया का खगोल में प्रयोग इन्होंने किया था। ज्यामितीय वगैरह और साइन कोस थीटा जो हम देखते हैं, ज्यामितीय संरचनाएं पढ़ते हैं, अब तो वो छोड़ दी गई हैं, मेरे द्वारा तो छोड़ दी गई है, बड़ी मुश्किल से निकले वहां से। आर्यभट्टियम, एक बात बता दूं, जरूरी सूचना, प्रथम पेपर की संपूर्ण अगर तैयारी करनी है तो अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपने संपूर्ण तैयारी को व्यवस्थित रूप से जल्दी ही शुरू कर देंगे। बस 5-7 दिन का कोई समय लग सकता है। उसके बाद परीक्षा के समय को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थित रूप से निरंतर जो है वो आपका शेड्यूल बना दिया जाएगा। निरंतर उसको फॉलो करना है आपने और पढ़ते रहना है। आर्यभट्टियम इस ग्रंथ के 4 भाग हैं। भास्कर प्रथम आगे आएंगे, 600 में उनका जन्म होता है। भास्कर द्वितीय जो है वो 11वीं-12वीं शताब्दी में है, भास्कर प्रथम 600 में। तो इन्होंने इस पर टीका लिखी है। आर्यभट्टियम ग्रंथ के 4 भाग हैं, गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलापाद। ये 4 भाग हैं, चारों आपको रटने हैं। गोला काल गणित गीतिका, गोला काल गणित गीतिका, गोला काल गणित गीतिका। 5-7 बार बोलोगे ना, गोला का गणित गीतिका, गोला काल गणित गीतिका, तो आपके याद हो जाएंगे। बस हमें किताबें हैं, ऐसी चीजें हैं, इनको रटना ही है। बावड़े से हो जाओ और बोलते रहो, क्या? गोला काल गणित गीतिका, गोला काल गणित गीतिका। चलिए, सूर्य सिद्धांत। अलबरूनी ये कहता है कि जो सूर्य सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है जी आर्यभट्ट ने। अलबरूनी इस बात को कहता है, वही अलबरूनी है। आगे हम प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये काशी में आएगा, काशी में काफी रिसर्च करता है ये। वराहमिहिर, वराहमिहिर आता है, उसके बाद आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर आएगा। उज्जैन में इसका जन्म होता है। ये बात लिखी जाती है कि ज्योतिष के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली वराहमिहिर को जितनी ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में उसको प्रसिद्धि मिली। उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, आर्यभट्ट का, दोनों को बराबर रख के पढ़ लेना। और इसने वर्गमूल व घनमूल निकालने की पद्धति दी। उसका सूर्य सिद्धांत पुस्तक थी एक, और एक थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम के कुल 4 भाग थे जो हमने पढ़ा है ना, गणित, गोला, काल क्रिया और दीपिका या गीतिका, गीतिका वाला। इसकी रचनाओं में रचनाएं काफी हैं, लेकिन जो पंच सिद्धांतिका है, जैसे उसके आर्यभट्टियम के 4 भाग थे, इसके पंच सिद्धांतिका के 5 भाग हैं। तो इसकी मुख्य रचनाएं हमें देखते हैं। किसकी रचनाएं? वराहमिहिर की। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, वृह जातक, लघु जातक, योग यात्रा, योग माया, कुतूहल मंजरी, विवाह पटल। तो एक तो रट लेना किसकी रचना कौन सी है, क्योंकि ये साहित्य के क्षेत्र में भी आ जाता है भाई, किसकी रचना कौन सी है।
तो इनको अच्छे से, है ना, पंचदांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, विवाह पटल, यहां तक तो आपको अच्छे से रट लेना है। अब पंच सिद्धांतिका जो है उसमें 5 ज्योतिष सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पॉलिश, सूर्य सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत दिए हुए हैं। अब वो पूछ ले रोमक सिद्धांत किसने दिया, पॉलिश सिद्धांत किसने दिया। अब जो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में वशिष्ठ सिद्धांत दिया, उसमें वर्ष में बताए गए हैं कि 365.25 दिन थे, उन्होंने 66 दिन नहीं बताए, 365.25 दिन इसने बताए थे। तो वो जैसे मान लो आर्यभट्टियम, निम्नलिखित में से कौन सा आर्यभट्टियम का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच सिद्धांतिका का एक सिद्धांत नहीं है, तो अच्छे से आपको देखना है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, पृथ्वी स्थिर नहीं है, चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्र में है। ये कहता है पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा, तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। ये कोटेशन किसने दी है, आपको याद रखनी है, वराहमिहिर ने। वृहत संहिता जो है वो प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ है। पीछे अभी हमने पढ़ा संस्कृत का विश्वकोश किसको कहा जाता है, अमरकोश को, अमर सिंह ने जो लिखा। ब्रह्मगुप्त ये तीसरे नंबर पर आता है, आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त उसका जन्म अपने राजस्थान में हुआ, भीनमाल जालोर में। यह एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जो हम कहते हैं कि न्यूटन ने सिद्धांत दिया था, वो न्यूटन से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे भीनमाल जालोर के रहने वाले गुप्त काल के समय के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दे दिया था। आर्यभट्ट के सिद्धांतों की आलोचना की है इन्होंने, ध्यान रहे। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक श्रीमाली एंड झा में लिखी हुई बात है, तो आपने अच्छे से इसको देख लेना है। रचनाएं जो 2-2 ग्रह वाली, 2-2 नक्षत्रों वाली जो बातें की गई है, उसकी सब की आलोचना की उन्होंने। रचनाएं खंडन खाद्य, अब ना एक शायद असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में ही था या पिछले आरपीएससी में कुछ किताबें मिलान करने वाली थी, उसमें खंडन खाद्य के आगे ब्रह्मगुप्त ने कुछ और ही लिखा हुआ था, तो आपने अच्छे से इनको रट लेना है। चाहे कोई ट्रिक बनाओ, मैंने आपको फैक्ट मुख्य मुख्य बातें दे दी। हालांकि मैं भी ट्रिक के माध्यम से करवा सकता था, पर ट्रिक मैं कहता हूं स्टूडेंट्स की अपनी रहे तो अच्छी होती है। मैंने तो इन चीज़ों को अपनी ट्रिक्स से माध्यम से याद किया था, ठीक है। तो ट्रिक्स वगैरह आपको कोई दिक्कत हो बनाने में तो उसको भी अपने तसल्ली, यहाँ ट्रिक का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। एक अपने प्लेट लगा लेंगे बड़ी सारी लिख के। खंडन खाद्य, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और ध्यान गर्भ, ये रचनाएं जो हैं खंडन खाद्य बहुत प्रसिद्ध है, और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में जन्म होता। तो पहले नंबर पे आर्यभट्ट, पहले नंबर पे आर्यभट्ट, दूसरे नंबर पे पहले पे ए वी, फिर बी, फिर ब्रह्मगुप्त के बाद कौन है, ब्रह्मगुप्त के बाद यही आते हैं बी, भास्कराचार्य। तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, तो ए वी बी बी ऐसे करके ना। आर्यभट्टियम पर इसने टीका लिखी, आर्यभट्टियम ग्रंथ, जिसके वो 4 भाग थे। ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे, क्योंकि ब्रह्मगुप्त का जो जन्म था वो 598 ईस्वी में, हमने अभी पढ़ा, भीनमाल जालौर में हुआ गुरुत्वाकर्षण। तो गुरु ब्रह्मा, गुरुत्वाकर्षण याद रखने का तरीका लो, गुरु
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण किसने दिया? ब्रह्मा। रचनाएं भास्कर प्रथम की भास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। पतंजलि की महाभाष्य थी, ये भाष्य है सीधा। अन्य ग्रंथों में हम देखेंगे ये कुछ ग्रंथों के नाम। आयुर्वेद से संबंधित रचनाएं हैं लगभग सारी, लगभग क्या ये सारी। अष्टांग हृदय वाघ भट्ट ने लिखा, ये रचनाएं जो हैं आयुर्वेद से संबंधित हैं। हतस्य आयुर्वेद ये पाल काव्य की है। निघंटु ये धन्वंतरी की है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पे काम किया। शालिहोत्र ने पशु चिकित्सा के जनक माना जाता है इनको। घोड़ों में जो रोग हो जाते हैं, घोड़े के उपचार के बारे में इसमें बताया गया है शालिहोत्र में। शालिहोत्र ने बताया है। नवीनतकम यह आयुर्वेद का ग्रंथ है और इसके लेखक का नहीं पता, किसी अज्ञात लेखक ने इसको कहते हैं लिखा था। अब एक बात और है, विज्ञान के क्षेत्र में जितनी बातें पहले हमने पढ़ ली, जैसे हमने पढ़ा उसका जिक्र नहीं हुआ शायद। दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ, दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ। विज्ञान में हम बस ये दो एक बातें करेंगे। लौह स्तंभ ये जो है इस पर लिखा हुआ है चंद्र, तो कहते हैं यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बना था और जैसा है वैसा का वैसा ही है। धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हैं गुप्त काल के दौरान, उसमें इसको रख सकते हैं कि इसकी चमक बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ है, गुप्त काल का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। एक हमने जो जिक्र किया था सुल्तानगंज वाली, सुल्तानगंज बिहार में जो 7.5 फीट की महात्मा बुद्ध की तांबे की जो मूर्ति है, अभय मुद्रा, खड़ी मुद्रा वाली, और वो वर्तमान में कहां पर है? बर्मिंघम संग्रहालय लंदन में, इंग्लैंड में। वो भी धातु कला का एक उदाहरण है। तो गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान में इतना ही था। कुछ एक दो मान लो किताबें आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें देखनी हो तो देख लो। पहले याद रखने वाले आंकड़े इतने हैं, ये अगर अच्छे से याद है, गुप्तकालीन कला साहित्य और विज्ञान में से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप इनको क्या करें, अच्छे से रट लें। मिलते हैं। अब हमने 4 क्लासें जो हैं पूरी कर ली है। गुप्तकालीन कला साहित्य, मौर्यकालीन कला साहित्य और विज्ञान, और गुप्तकालीन कला साहित्य और विज्ञान, 2-2 पार्ट में। अब आगे एक ही क्लास में जो टॉपिक होगा प्राचीन शिक्षा के केंद्र और प्राचीन काल में शिक्षा का विकास। शिक्षा पे सीधा सा है कि शिक्षा के विकास में एक तो प्राचीन काल में है, एक मुगल काल में शिक्षा, और एक आधुनिक काल में अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा कैसी थी। इस पर तीनों पर ही अपने क्या है, इस सिलेबस में, पाठ्यक्रम में ये तीनों चीजें ही सम्मिलित है। धन्यवाद। जय हिंद।